Good evening, everyone. I am Smita Singh, and today I am here to explain the topic decision making under uncertainty attitude towards risk. Okay, so start करते हैं. बेसिकली टू कॉमन एटीट्यूड होते हैं टूवर्ड्स रिस्क. एक रिस्क एवर्स होते हैं और एक रिस्क सीकिंग होते हैं. ठीक, रिस्क एवर्स वो पर्सन होते हैं जो बेसिकली अवॉइड करते हैं रिस्क लेना. ठीक, और रिस्क सीकिंग वो पर्सन होते हैं जो रिस्क लेते हैं. ठीक, अब बहुत सारे लोग होते होंगे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, आपको लॉस भी होता है. तो जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें वो जाहिर सी बात है रिस्क सीकर होते हैं. और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे उनको मालूम होता है शेयर मार्केट के बारे में, पर फिर भी वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनको ये डर लगता है कि क्या पता मुझे उसमें प्रॉफिट ना हो सकता है मुझे लॉस हो, मेरा जो अमाउंट है जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो हमारा लूज़ हो जाए, उसे हम लूज़ कर सकते हैं. तो इस वजह से वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं. ठीक, तो ये दोनों रिस्क होते हैं. अब इससे रिलेटेड जो कि 3-4 थ्योरीज हैं वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ. तो पहली थ्योरी है जिसको हम सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स भी कहते हैं. ओके, देखो, सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स गेम थ्योरी इन हिज स्टैंडर्ड वर्जन. चेक, गेम इज टू फ्लिप अ कॉइन एंड assume दैट इफ द हेड्स केम देन ही इज द विनर. देखो, सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स जो है उन्होंने इसको एक गेम थ्योरी से रिलेट करके एक्सप्लेन किया है. ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि गेम क्या है कि हमें कॉइन को फ्लिप करना है और एज्यूम करना है कि अगर हेड आता है तो वो विनर है और अगर टेल आता है तो वो लूजर है. ठीक, अब वो फ्लिप करते हैं कॉइन को और वो तब तक फ्लिप करते हैं जब तक हेड नहीं आ जाता है. ठीक, और जब हेड आएगा देन विनर को क्या मिलेंगे $2 n. n का मतलब $2 n का मतलब क्या है यहाँ पे कि नंबर ऑफ द टाइम्स कॉइन फ्लिप, जितनी बार उन्होंने कॉइन्स को फ्लिप किया है उसको हम यहाँ पे n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक, तो वो कैसे विनर को कितने अमाउंट मिलना चाहिए वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए उन्होंने क्या फॉर्मूला बताया है $2n. ठीक, n में क्या आएगा, जितनी बार उन्होंने कॉइन को फ्लिप किया है. ठीक, अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि कैसे इंडिविजुअल को हम उस गेम के लिए पे करें. ठीक, तो इसमें उन्होंने एक प्रिंसिपल बताया है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू. ठीक, इन्होंने इसमें बताया है कि जो गेम इंडिविजुअल को कितना पे करना चाहिए गेम के लिए, इसके लिए उन्होंने एक प्रिंसिपल बताया जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू. इसको फॉलो करके हम निकाल सकते हैं कि इंडिविजुअल को कितना पे करना चाहिए. ठीक, अब यहाँ पे वन टाइम का मतलब क्या है कि अगर मान लो उन्होंने कॉइन को एक बार फ्लिप किया और एक ही बार में हेड आ गया, तो वन टाइम उन्होंने फ्लिप किया, एक बार में हेड आ गया. तो यहाँ पे देखो आगे लिखा भी है वन टाइम, एक बार फ्लिप करने से हेड आया और उसके आगे लिखा है $2 मतलब $2. फॉर्मूला क्या था, $2n. n का n से क्या मैंने बताया, n क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितनी बार जो कॉइन फ्लिप हुआ है हमें वो नंबर लिखना है. तो कितनी बार कॉइन फ्लिप हुआ, एक बार, तभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है $2. तो $2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी और उसको हम हाफ लिख सकते हैं, हाफ लिख देंगे. ठीक है, अब ऐसे ही अगर नेक्स्ट दे रखा है 2 टाइम्स, अगर 2 बार उन्होंने कॉइन को फ्लिप किया तो मान लो एक बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया. ठीक, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं. ये तो हमने एज्यूम करा है कि मान लो उन्होंने 2 बार कॉइन फ्लिप किया तो एक बार फ्लिप करने पे टेल आया, दूसरी बार फ्लिप करने पे हेड आ गया. तो अब क्या हुआ, अब उसी फॉर्मूले में देखो n की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया है, यहाँ पे देखिए n की जगह पे हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया. ठीक, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, ये n की पावर है. ठीक, तो 2 का स्क्वायर कर दिया कितना होगा, 4 होगा. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं. यही अब 3 टाइम्स इन्होंने करके देखा कि मान लो जो कॉइन है वो 3 टाइम्स फ्लिप किया गया है, मतलब मान लो पहले बार में टेल आया, दूसरे बार भी फ्लिप करने पे टेल आ रहा है और जब हम तीसरी बार फ्लिप करते हैं तो हेड आएगा. ठीक है, तो हमने अभी यही बताया था ना कि वो कॉइन तब तक फ्लिप करते रहते हैं जब तक हेड नहीं आ जाता है, क्योंकि जब हेड आएगा तभी वो विनर होगा. ठीक, तो इसीलिए जब तक हेड नहीं आ जाता है वो कॉइन को फ्लिप करते रहते हैं. तो हेड कितने 3 टाइम्स के फ्लिप करने पे देखो यहाँ पे हेड आया, पहले फर्स्ट टाइम फ्लिप किया तो टेल, सेकंड टाइम फ्लिप किया तो टेल,
थर्ड टाइम फिर से उन्होंने कॉइन को फ्लिप किया तो हेड आया, तो यहाँ पे $2n, n 3 टाइम फ्लिप करा तो 2 की पावर क्यूब हो गई। 2 की पावर क्यूब का वैल्यू क्या होती है 8, तो इसको हम 1/8 लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही करते करते ये ऐसा एग्जाम्पल दे रखा था। ठीक, अब नेक्स्ट उस पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखो ये जो हमने अभी निकाला 1/2 इंटू 2, क्योंकि जो आंसर आया था, ठीक, 1/2 इंटू 2 करेंगे प्लस 1/4 इंटू 4 करेंगे। ये एक प्रोसीजर है, बेसिकली ये एग्जाम में ये नहीं आता है, बस ये आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। एग्जाम में अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। ठीक, 1 + 1/8 इंटू 8, ठीक, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 + 1 + 1 + 1 प्लस ऐसे ही आता रहेगा और ये इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक, तो बस ये एज अ एग्जाम्पल है। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिटी होती है। अकॉर्डिंग टू हिम coin is flipped until the individual utility is fulfilled with no risk and the uncertainty। इन्होंने क्या कहा है सेंट पीटर्सबर्ग ने कि कॉइन तब तक फ्लिप होता रहेगा जब तक इंडिविजुअल की यूटिलिटी फुलफिल नहीं हो जाती, मतलब जब तक इंडिविजुअल जो है वो विनर नहीं हो जाता है तब तक वो कॉइन फ्लिप करता रहता है। ठीक, और इसमें कोई भी रिस्क या अनसर्टेनिटी नहीं है। ठीक, तो इनका कहना ये है। और बर्नौली इन्होंने किस प्रिंसिपल की बात की थी, अभी हमने तो यहाँ पे देखो पढ़ा है, इन्होंने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू की। ठीक, तो ये प्रिंसिपल कौन लेकर आया था, बर्नौली ने भी इसके बारे में बात की थी, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के बारे में। ठीक है, मैक्सिमाइजिंग एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मतलब कि जब तक इंडिविजुअल की यूटिलिटी फुलफिल नहीं हो जाती है तब तक वो अपना काम करते रहते हैं विथ नो रिस्क, मतलब कोई भी रिस्क और अनसर्टेनिटी नहीं होती है। ठीक, तो दैट इज द थ्योरी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स। ठीक, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि पहली बात तो सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किस बेस पे बात की है कि वो यहाँ पे कोई भी रिस्क और अनसर्टेनिटी नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए वो बार बार जब तक वो विनर नहीं हो जाते हैं तब तक वो बार बार कॉइन फ्लिप करते रहते हैं। ठीक, तो इन्होंने दो चीज़ है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और दूसरी चीज़ इसका बेस क्या है, नो रिस्क और अनसर्टेनिटी, और इन्होंने किस प्रिंसिपल पे बात की है। ठीक, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड थ्योरी पे आ जाते हैं। आई होप आपको फर्स्ट थ्योरी समझ में आई होगी। बेसिकली एमसीक्यूज अगर एग्जाम जैसे डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होता है तो उसमें हमें फोकस करना पड़ता है कि हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें लिख सकते हैं, लेकिन जो एमसीक्यू बेस्ड होता है उसमें एक चीज़ ये होती है कि अगर आपको टॉपिक पता है कि टॉपिक में मैक्सिमम जो टॉपिक से रिलेटेड जो मैक्सिमम छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, अगर आपको वो पता है तो आप उससे आंसर्स क्रैक कर सकते हो। ओके, तो अब हम बात करते हैं सेकेंड थ्योरी की, यूटिलिटी थ्योरी एंड द एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्क। ओके, here we talk about the individual maximize his expected utility with the risk and the uncertainty। देखो अभी पहली वाली थ्योरीज में हमने अभी पहली जो थ्योरी की उसमें हमने क्या पढ़ा, उन्होंने बात की विदाउट रिस्क और अनसर्टेनिटी के बेस पे। अब ये जो हम दूसरी पढ़ने जा रहे हैं ये यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो किस बेस पे, रिस्क और अनसर्टेनिटी के साथ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, अब देखते हैं, एटीट्यूड टूवर्ड्स रिस्क डिपेंड्स ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जाहिर सी बात है हमारे पास कितना मनी है, कितना, अगर हमारे पास ज़्यादा मनी होगा तो जाहिर सी बात है हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है हमारे पास ज़्यादा मनी है, हम इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर देते, लगा देते हैं, तो हो सकता है मुझे प्रॉफिट हो जाए, तो हम रिस्क लेके अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इतना है कि हाँ हम सिर्फ अपना बजट जो मंथली बजट है वही सब कर पाते हैं, तो हम जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा चीज़ों में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक, तो यही कहा गया है, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क डिपेंड्स ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। Risk averted individual has the diminishing marginal utility of money. If income increases, then the marginal utility increases at a diminishing rate. Okay. देखो अभी मैंने यही बात बोली कि जिनके पास जैसे जो रिस्क एवर्टर होते हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो कौन होते हैं, जिनके पास जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो डिमिनिशिंग होती है, मतलब कम होती है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ठीक, अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ती है। ठीक,
और जो रिस्क सीकिंग इंडिविजुअल होते हैं, जो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है वो इंक्रीजिंग रेट में होती है, ठीक है। तो उनकी जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ही इंक्रीज में होगी तो वो रिस्क लेना प्रेफर करते हैं, ओके। और जो रिस्क न्यूट्रल इंडिविजुअल होते हैं, ना ही रिस्क लेते हैं ना ही रिस्क से वो करते हैं, उनके पास इंडिविजुअल कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है। इनकम के इंक्रीज होने से भी उनकी मार्जिनल यूटिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। मतलब जितनी उनकी इनकम हो रही है वही इनकम उनकी यूटिलिटी में यूज हो रही है, डेली नीड्स में यूज हो रही है, उनको हम कहते हैं रिस्क न्यूट्रल इंडिविजुअल, ठीक। जिसकी जितनी इनकम है वो उतने ही इनकम में सिर्फ अपना खर्चा चला पा रहा है, उसके पास कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, वो रिस्क न्यूट्रल इंडिविजुअल होते हैं, ठीक। तो उनके इनकम के बढ़ने से भी उनकी मार्जिनल यूटिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओके, ठीक। तो ये हमारी सेकंड थ्योरी हो गई, काफ़ी इजी है, इसमें बस इतना ही कहा गया है कि इन्होंने रिस्क के साथ काम करना प्रेफर किया है, ठीक है। और एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क किस पे बेस करता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जिसके पास ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी उनका वो रिस्क लेना प्रेफर करते हैं, रिस्क सीकर होते हैं। कम मार्जिनल यूटिलिटी रिस्क एवर्टर होते हैं, अवॉइड करते हैं रिस्क लेना। और जो रिस्क न्यूट्रल होते हैं वो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या कहते हैं कांस्टेंट होती है, तो वो रिस्क नहीं लेते हैं, ओके। काफ़ी इजी था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड जो थ्योरी है वो है वॉन न्यूमन एंड मॉर्गेस्टन की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी, ओके। In 1944, he wrote a book, Theory of Games and the Economic Behavior, in which he given a method of the cardinal measurement of the expected utility from the risky choices. इन्होंने भी risky choices मतलब रिस्क के बेस पे इन्होंने भी ये थ्योरी दी है। तो इन्होंने एक बुक वॉन न्यूमन और मॉर्गेस्टन ने 1944 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ गेम्स एंड द इकोनॉमिक बिहेवियर, ठीक, जिसमें उन्होंने एक मेथड दिया है, मेथड ऑफ द कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम द रिस्की चॉइसेस, ओके। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि ये 1944 में वॉन न्यूमन और मॉर्गेस्टन ने कौन सी बुक लिखी थी, दैट इज थ्योरी ऑफ गेम्स एंड द इकोनॉमिक बिहेवियर, ठीक। इनका आइडिया जो यूज़ किया गया था, ये जो इन्होंने मेथड दिया है, मेथड ऑफ कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम द रिस्की चॉइसेस, ये आइडिया यूज़ किया गया था लॉटरी और गैम्बलिंग में। लॉटरी और गैम्बलिंग के बारे में आप सब जानते ही होंगे, ठीक। फॉर दिस ही कंस्ट्रक्टेड एन इंडेक्स, एनएम यूटिलिटी इंडेक्स। इसके लिए इन्होंने एनएम यूटिलिटी इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया। इन केस ऑफ द रिस्क एवर्टर, इंडिविजुअल प्रेफर मोर इनकम देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट एज द इनकम इंक्रीजेज, ठीक। अब बात करते हैं रिस्क एवर्टर पर्सन की। देखो रिस्क एवर्टर क्या होते हैं, रिस्क एवर्टर जो कि रिस्क अवॉइड करते हैं। तो जो रिस्क अवॉइड करते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, जो उन इंडिविजुअल की जो इनकम होती है, वो जो इंडिविजुअल जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं कि उनके पास ज़्यादा इनकम हो, ठीक। मतलब वो ये नहीं चाहते कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते ना, कि उनको ये लगता है कि हो सकता है लॉस हो जाए, तो वो लॉस नहीं चाहते, ठीक। इसीलिए वो सोचते हैं उनके पास ज़्यादा इनकम हो, लेकिन इसकी वजह से जो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम है इंक्रीज तो करती है, लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट पे जब इनकम बढ़ती है, ठीक, तभी उनके पास वेल्थ उतनी नहीं बढ़ पाती। और जो रिस्क लेते हैं वो ज़्यादा वेल्दी पर्सन होते हैं, क्योंकि वो रिस्क लेते हैं और कोई ज़रूरी नहीं हर टाइम सबको लॉस ही हो, ज़्यादातर टाइम प्रॉफिट भी होता है। तो इस वजह से जो रिस्क सीकर होते हैं उनको प्रॉफिट होता भी है और वो ज़्यादा वेल्दी होते हैं एज कंपैरिजन टू रिस्क एवर्टर, ओके। रिस्क एवर्टर थिंक्स दैट लॉस डजंट अकर वेदर गेन्स अकर नॉट, यही बात है, नॉर्मली है ये तो। रिस्क एवर्टर जो होते हैं, जो रिस्क लेना नहीं पसंद करते, वो क्यों नहीं करते, वो यही चाहते हैं, वो इनका सोचना यही रहता है कि उनके पास उनको गेन हो या ना हो, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट किया है, उससे हमें मान लो 80,000 मिल रहे हैं, तो गेन हो लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। गेन हो या ना हो, उनके 50,000 वो 50,000 ही रहें, लेकिन पर लॉस नहीं होना चाहिए, वो उनके 50,000 डूबने नहीं चाहिए, ऐसा रिस्क एवर्टर का सोचना होता है। और ये कई पर्सन्स का भी मानना होता है, और काफ़ी लोग ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि ठीक है 50,000 लगाए, हो सकता है मुझे यही डबल करके 80,000 मिल जाए, तो 30,000 का मुझे बेनिफिट हो जाए, तो वो रिस्क ले लेते हैं। लेकिन रिस्क एवर्टर रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। तो यही बात इन्होंने इसमें कही गई है, यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब इन्होंने भी रिस्क की चॉइसेस से लेकर इन्होंने बात की है, ठीक है।
रिस्क एवर्टर पे इन्होंने मेनली बात की है, फोकस किया है, वॉन न्यूमन और मॉगस्टन ने। ठीक, अब बात करते हैं फोर्थ थ्योरी की। ठीक, फोर्थ थ्योरी है हमारी फ्रीडमैन सेवेज यूटिलिटी फंक्शन हाइपोथेसिस। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया है फ्रीडमैन ने सेवेज यूटिलिटी फंक्शन का। ठीक, अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। इट इज ऑल्सो नोन एज complex double inflection utility function because in this an individual sometimes become an risk averter or sometimes the risk seeker। ठीक, देखो फ्रीडमैन सेवेज यूटिलिटी फंक्शन को हम कॉम्प्लेक्स डबल इन्फ्लेक्शन मतलब यूटिलिटी फंक्शन भी कहते हैं। डबल इन्फ्लेक्शन यूटिलिटी फंक्शन आ जाए कहीं पे तो आप समझ जाना, डबल इन्फ्लेक्शन, कॉम्प्लेक्स डबल इन्फ्लेक्शन मतलब कभी कभी वो रिस्क सीकर भी बन जाते हैं और कभी कभी वो रिस्क एवर्टर भी बन जाते हैं। चेक, अकॉर्डिंग टू देम यूटिलिटी फंक्शन कर्वेचर डिपेंड्स ऑन द वेल्थ। उनका कहना भी यही है कि यूटिलिटी फंक्शन जो कर्वेचर है वो वेल्थ पे डिपेंड करता है। ठीक, इंडिविजुअल में बी द रिस्क एवर्टर और रिस्क सीकर डिपेंड्स ऑन हाउ मच एन इंडिविजुअल इज वेल्दी। जो इंडिविजुअल होता है वो रिस्क एवर्टर या रिस्क सीकर होता है, किस पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल कितना वेल्दी है, उसके पास कितनी वेल्थ है। अगर ज़्यादा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया था कि अगर किसी के पास ज़्यादा वेल्थ है तो वो ये सोचता है कि वो इन्वेस्ट कर लेगा और हो सकता है उसे प्रॉफिट मिल जाए, और जिसके पास वेल्थ कम है वो सोचता है कि मैं लॉस नहीं होने दे सकता, भले ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो या ना हो, जितना है उतना ठीक है। ओके, तो where our willingness to pay is less than the expected payoff, this is called the certainty equivalent। तो जहाँ पे हमारी जो willingness to pay है वो expected payoff मतलब less than the expected payoff, this is called the यहाँ पे देखते हैं individual may be the risk averter or the risk seeker depends on how much an individual is wealthy, where our willingness to pay is less than the एक्सपेक्टेड पे ऑफ, दिस इज कॉल्ड द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। जहाँ पे हम मान लो जितना पे करना चाह रहे हैं वो कम हो एक्सपेक्टेड पे ऑफ से, ये हमारा सर्टेनिटी मतलब हम पे कम करना चाह रहे हैं पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इतना मिले और हमें पे कम करना पड़े। ठीक, दैट इज द कॉल्ड द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। ओके, when he had given another chance in which he has that option that he evaluated in the earlier game, then in this case price he is willing to pay is greater than the expected payoff। ओके, अगर उनके पास अनदर चांस है, जो अगर मान लो अगर उनको दूसरा चांस दिया जाता है जहाँ पे वो इवेल्युएट कर सकते हैं अपने पुराने गेम से, मतलब आइडिया लगा सकते हैं, जो उनका जो पुराना केस था उससे वो आइडिया लगा सकते हैं, तो उस केस में क्या हो सकता है कि उनका जो विलिंगनेस टू पे है, जो वो पे करना चाहते हैं वो ज़्यादा हो जाता है दैन द एक्सपेक्टेड पे ऑफ। ओके, सो दिस इज द फ्रीडमैन सेवेज यूटिलिटी फंक्शन। ठीक, मैंने इसको तो कभी एग्ज़ाम में कभी मतलब जो भी मैंने देखा है एग्ज़ाम पैटर्न या जो भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, अभी इसको तो मैंने कभी देखा नहीं है। सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स और वो जो वॉन न्यूमन वाली भी, जो भी मैंने स्टार्टिंग की 3 बताई हैं, ये वॉन न्यूमन मॉगस्टन एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी और यूटिलिटी थ्योरी एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क और सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स, इसके क्वेश्चंस तो मैंने देखे हैं, लेकिन अभी तक मैंने फ्रीडमैन सेवेज यूटिलिटी फंक्शन के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। ओके, अब एक और रह गई है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ एंड द चॉइस ऑफ द पोर्टफोलियो। ये भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसके डायग्राम से भी कभी कभी पूछ लेता है, डायग्राम दे देता है एग्जाम में। कई बार ऐसा मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर में कि डायग्राम दे देता है एग्जाम में और पूछता है कि इस डायग्राम के थ्रू आप मुझे बताइए कि ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिस्क एवर्स है, रिस्क न्यूट्रल है कि रिस्क सीकिंग है। इसलिए आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो प्लीज़ किसी अपने नोटबुक में इसको ड्रॉ करके डायग्राम लिख लीजिए कि ये रिस्क एवर्स है, रिस्क सीकिंग है कि कौन सा रिस्क न्यूट्रल है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछते हैं। ओके, अब इस थ्योरी में क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। व्हेन द रिस्क इंक्रीजेस पोटेंशियल रिटर्न ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक, जब हम रिस्क ज़्यादा लेते हैं तो जाहिर सी बात है हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। ठीक, अगर हमने रिस्क ही नहीं लिया है तो कोई चांस ही नहीं है। अगर हमने थोड़ा सा मतलब थोड़ा अमाउंट लगाया है, उस पर रिस्क है, तो बाई चांस अगर हमें उस पर प्रॉफिट मिल गया तो हमें उतना अमाउंट का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हाँ, प्रॉफिट होगा लेकिन उतना नहीं होगा। और अगर यही है हमने उसी टाइम हमने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया होता तो जाहिर सी बात है हमें अगर प्रॉफिट होता तो ज़्यादा अमाउंट हमें मिलता।
चेक। इन शॉर्ट टर्म रिस्क इज हाई बट इन द लॉन्ग टर्म इट कैन बी रिकवर्ड, ठीक है। अगर हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में जो होता है वो रिस्क हाई होता है, क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टर्म पे है और हम कंक्लूड नहीं कर पाते हैं कि मतलब हमें रिस्क होगा, मतलब रिस्क प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, हमारा रिस्क कवर हो पाएगा कि नहीं, ठीक। बट अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा रिकवर हो जाता है, ठीक। इफ इन्वेस्टेड इन द मोर रिस्क इक्विटीज देन वी गेट द हायर रिटर्न, ठीक। जितनी ज़्यादा हम रिस्की चीज़ों में, रिस्की इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, हमारा जो रिटर्न है, हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो उतना ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक, ऐसा कहा गया है। एंड इफ़ वी कॉम्प्रोमाइज़ विद द रिस्क द रिटर्न इज ऑल्सो लेस, यही कहा गया कि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे, अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे रिस्क लेने से तो जाहिर सी बात है रिटर्न भी हमारा कम ही होगा, ठीक। तो ये भी काफ़ी ईजी चीज़ है, तो बस 22 वर्जा चीज़ें हैं अपोजिट, तो आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, काफ़ी ईजी है। अब इसमें डायग्राम देख लीजिए, जो रिस्क एवर्स का डायग्राम है वो ये ए पार्ट है जो ए में है, और रिस्क न्यूट्रल वाला जो है उसका शेप देख लीजिए, एक हॉरिजॉन मतलब स्लैंट लाइन है, और रिस्क सीकिंग का कॉनकेव टाइप में है, ठीक। और रिस्क एवर्स का हम कॉन्वेक्स भी नहीं, आप देख लीजिए इसको, कॉन्वेक्स भी नहीं कह सकते हैं, कॉनकेव भी नहीं कह सकते हैं, ठीक। रिस्क बस ये डायग्राम याद कर लीजिएगा, जो कॉनकेव साइड में हो, मतलब कॉन्वेक्स तो हमारा इधर को होता है, ठीक। तो आप देख लीजिएगा, रिस्क सीकिंग इंडिविजुअल ये वाला डायग्राम है, रिस्क एवर्स हमारा डायग्राम ए है, और रिस्क न्यूट्रल हमारा बी डायग्राम है, ठीक। तो डायग्राम को आप मेंशन कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारी थ्योरीज कंप्लीट हो गई हैं, 5 थ्योरी थी, 5 थ्योरी में से 4 थ्योरी से तो क्वेश्चंस आ चुके हैं, बस इस वाली थ्योरी से अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है, 4th वन से, ठीक। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। मोस्टली इस टॉपिक से जो टॉपिक है कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 क्वेश्चन ही आते हैं, तो शॉर्ट भी है, आप ये थ्योरीज हैं, आप पढ़ लीजिएगा, इतनी कोई टफ नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए या जो कोई या कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ डाउट है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है UGC नेट इकोनॉमिक्स बाय स्मिता सिंह, तो आप इस QR कोड के थ्रू स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आपको हर वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसकी आपको PDF भी मिल जाएगी, और आपको अगर कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप इस चैनल पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो थैंक यू टिल देन। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, वो होगी हमारी गेम थ्योरी से रिलेटेड, ओके। तो अब आप तब तक इसे पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको ऐसे ही अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हों और आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बेनिफिट में आ रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक्स कर दीजिएगा, ओके। एंड बाय बाय टिल देन, मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।